तो दोस्तों आज हम लोग बिहार बजट करेंगे। क्या करेंगे? बिहार बजट। बिहार बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा 2 से 3 प्रश्न बिहार बजट से बनते ही हैं बीपीएससी में। वो कोई भी आप बीपीएससी उठा कर दीजिए किसी भी साल का, वहाँ देख लीजिएगा आप 2 से 3 प्रश्न हमेशा बिहार बजट से बनते हैं। ठीक, और 1 से 2 प्रश्न केंद्रीय बजट से। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार बजट कर रहे हैं, अगले वीडियो में केंद्रीय बजट करेंगे। देखिए, बिहार बजट इस बार 2024-25 में कौन पेश किया? तो ये वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री पेश किए थे सम्राट चौधरी। ठीक, तो आप याद रखेंगे बिहार का बजट किसने प्रस्तुत किया? वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री। उसके बाद ये बजट का आकार देखना है। ठीक है, बजट का आकार यानी 2024-25 में बजट का आकार कितना रखा गया है? 2024-25 में बजट का आकार कितना रखा गया है? तो 2,78,725 करोड़। 2,78,725 करोड़ ये बिहार बजट 2024-25 के अनुसार इस बार आकार रखा गया है। ठीक है, और वही 2023-24 की बात करें तो 2,61,00,000 करोड़ बजट था, बजट का आकार था। ठीक है, तो पिछली बार जो बजट का आकार था 2,61,000 करोड़। ठीक है, और अभी हम देखें तो पिछले बार के मुताबिक 6.41% की वृद्धि हुई है। और रुपयों में देखें तो रुपयों में आकार में वृद्धि हुआ है 16,840 करोड़। ये 16,840 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक, उसके बाद आर्थिक वृद्धि दर पूछ रहा है तो 2022-23 में ये 10.64%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और राष्ट्रीय में देखें, राष्ट्रीय लेवल पे तो इसमें 7.24% है। ठीक, अब इसमें इसका एक डाटा देख लेते हैं। डाटा नीचे लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कि कुल बजट का 63.46% राशि मतलब विकास की दृष्टि से ये क्या किया गया है? व्यय किया गया है। ठीक है, मतलब इतना खर्च किया जाएगा। कुल बजट का जो 63.46% है, ये इतना इस बार व्यय किया जाएगा। अब देखिए कुल बजट व्यय का कितना है आपका? कुल व्यय देखिए, व्यय 2 तरह के होते हैं, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। ठीक, तो आप याद रखिएगा व्यय 2 तरह के होते हैं, एक राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। आपका कुल व्यय कितना है? 2,78,725 करोड़ रुपये। 2 लाख, अच्छा से याद करना है, भूलिएगा नहीं, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न यहाँ बिहार बजट से फिक्स है। तो 2,78,725 करोड़ रुपये, और उसी में हम देखें तो इस तरह कुल व्यय कितना हो गया? 2,78,725 करोड़। और अब देखिए कुल व्यय का राजस्व व्यय कितना है? कितना खर्च होगा राजस्व व्यय में? तो 2,25,677 करोड़। कितना रुपयों में राजस्व व्यय कितना खर्च होगा कुल व्यय का? तो 2,25,677 करोड़। 2,25,677 करोड़, याद रखिए 2,25,677 करोड़ रुपये खर्च होंगे राजस्व व्यय में। वही अगर परसेंटेज में बात करें तो 80.97% राजस्व व्यय खर्च होगा कुल व्यय का। प्रतिशत में पूछेगा कि कुल व्यय का राजस्व व्यय कितना खर्च होगा प्रतिशत में, तो 80.97%। कितना? 80.97%। उसके बाद है पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय की बात करें तो रुपये में कितना हो जाएगा? राशि में 53,048 करोड़ रुपये। कुल व्यय का पूंजीगत व्यय आपका 53,048 करोड़ रुपये खर्च होगा। याद रखिए 53,048 करोड़ रुपये। और वही प्रतिशत में बात करेगा तो 19.03% कुल व्यय का प्राप्त होगा। ठीक, तो इस तरह आपका पूंजीगत व्यय में कितना खर्च होगा? राशि में 53,048 करोड़। और वही राशि में बात करें हम तो राशि में 19.03%। ठीक, तो कुल व्यय का पूंजीगत व्यय प्रतिशत में 19.03% खर्च होगा। इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद है देखिए राजस्व प्राप्ति के लिए कितना होगा? राजस्व प्राप्ति के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है कुल बजट में इस बार? तो 81.31%। ठीक है, राजस्व प्राप्ति में 81.31% और पूंजीगत प्राप्ति आपका 18.69%। ठीक, अब देखिए इसमें इसको अच्छा से याद कर लेना है, यहाँ से प्रश्न फिक्स है बनने के लिए। आगे देखते हैं। देखिए अगला है आपका आर्थिक वृद्धि। ठीक है,
आर्थिक वृद्धि कहने का मतलब कि कौन सा ऐसा राज्य है 2024 में, 2023-24 में, 2022-23 में जिसका आर्थिक वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रहा। ठीक, तो देखिए आर्थिक वृद्धि ये जो है ये बिहार का है यहाँ। ठीक है, बिहार नहीं लिखे हैं लेकिन यहाँ बिहार हो गया। आर्थिक वृद्धि दर जो बिहार है दोस्तों, ये आपका 2022 से 23 में सबसे ज़्यादा इस बार भारत में 10.64% वृद्धि हुई है, आर्थिक वृद्धि। ठीक है, इकोनॉमिकल रूप से यानी आर्थिक में आर्थिक वृद्धि दर यानी इकोनॉमिकल कंडीशन में भारत का जो भारत के कौन से राज्य का सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है तो वो बिहार है अपना। ठीक है, बिहार कितना है 10.64%, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय व्यय में देखें तो बिहार का 7.24% हुआ है। ठीक, तो आर्थिक वृद्धि दर सबसे ज़्यादा भारत में इस बार बिहार का हुआ है 10.64%, और राष्ट्रीय व्यय में देखें तो 7.24% हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बजट। वही अगर हम असम की बात करें तो असम देखिए, असम दूसरे नंबर पर है। ठीक है, 10.2% असम का आर्थिक वृद्धि दर रहा इस बार। और दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा 9.2% दिल्ली का। ठीक है, तो याद रखना है पहले नंबर पर बिहार है 10.64%। ठीक है, और वही दूसरे नंबर पर असम है 10.2% और दिल्ली तीसरे नंबर पर है 9.2% की वृद्धि हुई है। ठीक, वही अगर देखें हम स्थिर मूल्य पर राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 2012-13 के 2.7 लाख करोड़ से 1.7 गुना बढ़ाकर 2022-23 में 4.42 लाख करोड़ हो गया है। कितना हो गया है 2022 से 23 में 4.42 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, वही अगर हम देखें वर्तमान मूल्य पर तो जीएसडीपी के आकार के 2.7 गुनी वृद्धि हुई है। कितना जीएसडीपी के वर्तमान मूल्य पर कितना वृद्धि हुआ है तो 2.7 गुना वृद्धि हुआ है, 2.7। यहाँ से प्रश्न बनते हैं बार बार कि वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी का 2024-25 में, ठीक है, या 2023-24 में कितना वृद्धि हुआ है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा 2022-23 के लिए, ठीक, 2023-24 के लिए तो आपको जवाब देना है। ठीक, अभी वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी का कितना वृद्धि हुआ है तो 2.7%। ठीक है, जिससे अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष कितना है 2012 से 13 ऊपर करते हैं। उसके बाद देखिए 2012 से 13 के लिए कितना है 2.8 लाख करोड़। ठीक है, और यह बढ़कर 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ हो गया है। ठीक, ये 2012-13 के लिए 2.8 लाख करोड़ से बढ़कर कितना हो गया 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ हो गया है। ठीक, वही अगर देखें हम जीएसडीपी का अनुमानित आकार मतलब गेस किया जाता है, संभावित किया जाता है, संभावनाएं व्यक्त किया जाता है, उसके अनुसार देखिए 2023-24 में कितना है 2023-24 में राशि में देखें तो हम 8,58,928 करोड़ रुपये हैं। ठीक है, 2023-24 में 8,58,928 करोड़ रुपये है। और वही हम देखें 2024-25 में तो आपका है 9,76,514 करोड़। ठीक, तो याद रखिएगा 2023-24 में जीएसडीपी का अनुमानित आकार कितना है 8,58,928 करोड़। उसके बाद 2024-25 में जीएसडीपी का जो अनुमानित आकार है वो 9,76,514 करोड़। तो इसे याद कर लेना है। ठीक, वर्ष 2024-25 के बजट में राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रश्न पूछेगा कि 2024-25 में बजट के लिए राजकोषीय नीति का कितना प्रमुख उद्देश्य किया गया है, कितने प्रमुख रूप से जो उसका उद्देश्य है कितना है उद्देश्य है, तो क्या बोलेंगे 4 बोलेंगे। पहला है राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के अनुमानित में यानी राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी का अनुपात में 3% की अधिकतम सीमा रखा गया है। ठीक है, तो जीएसडीपी का इस बार 2024-25 में 3% की अधिकतम सीमा रखी गई है। आगे देख लीजिए, आगे है आपका कि वर्ष पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा है कि राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत अर्जित करना। क्या है, राजस्व घाटा को समाप्त करना है पहले और फिर राजस्व बचत को प्राप्त करना है। ठीक, उसके बाद तीसरा है आपका कि सार्वजनिक व्यय को क्या करना है, विकास करना है। ठीक है, विकास हो ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें प्राथमिकता देना है। तो सार्वजनिक व्यय को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा
क्या करना है, प्राथमिकताएँ देना है आपको, सार्वजनिक खर्च जो जनता के लिए हो। उसके बाद जीएसडीपी के अनुपात में कुल बकाया ऋण को धीरे धीरे कम किया जाएगा। तो 4 मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक। राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के अनुपात में 3% की अधिकतम सीमा रखना है। फिर राजस्व घाटा को समाप्त करके राजस्व बचत किया जाएगा और सार्वजनिक व्यय जो सार्वजनिक जगहें हैं उस पर उसका पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। फिर जीएसडीपी के अनुपात में कुल बकाया जो ऋण है उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा, ठीक। तो इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो देख लीजिए राजकोषीय घाटा बिहार बजट में, ये बिहार लेवल का हम बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका बिहार लेवल का है दोस्तों। तो देखिए राजकोषीय घाटा में हम 2022-23 में देखें जीएसडीपी का तो 5.97% हुआ है, ठीक। 2022-23 में जीएसडीपी का कितना बजट राजकोषीय घाटा है, तो 5.97%। आपसे प्रश्न पूछेगा कि 2022-23 में जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, तो 5.97%। और वही 2023-24 में जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा कितना है, 2023-24 में जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है, तो 2.98% है, ठीक है। 2023-24 में राजकोषीय घाटा का प्रतिशत कितना है, तो 2.98% है। और 2024-25 में भी सेम है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो 2023-24 का होगा वही 2024-25 का होगा। तो राजकोषीय घाटा का अनुमान 2.98% है, याद रखेगा, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए इस बार अगर हम राशि में देखें राजकोषीय घाटा तो 29,095 करोड़ रुपया, ठीक है ना। राशि में कितना है, 29,095 करोड़। और इसमें देखिए 3% के अंदर निर्धारित सीमा की गया है, कितना, 3% का रेंजेज रहेगा इस बार। उसके बाद है राजस्व अधिशेष, ठीक है। राजस्व अधिशेष मतलब 2024-25 में 1121 करोड़ अनुमानित किया गया है, ठीक है। तो जीएसडीपी का 2024-25 में राजस्व घाटे का कितना अनुमान किया गया है, कितना अनुमान लगाया गया है राजस्व घाटा का 2024-25 में, तो 1121 करोड़, याद रखना है। नोट में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्व अधिशेष के कारण राज्य के सार्वजनिक निवेश को अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य की आधारभूत संरचना मजबूत होगी। आधारभूत संरचना, रोड हो गया, जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट चीज़ें होती है, डेवलपमेंट से रिलेटेड उसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका डाटा है 1121 करोड़, इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, ठीक है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद है दोस्तों देखिए कि आपका ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा, यानी ब्याज जो भुगतान किया जा रहा है उसमें राजस्व प्राप्ति के कितने हिस्से हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने नीचे यहाँ पर बताया था कि देखिए यहाँ पर देखिए है कि कुल व्यय का, ठीक है ना, भुगतान ब्याज का कुल व्यय का देखिए राजस्व प्राप्ति जो है 81.31% और पूंजीगत व्यय का 18.69%, ठीक। तो राजस्व प्राप्ति का यहाँ पर दिखाया गया कुल ब्याज के भुगतान का 81.31%, यही है। तो यहाँ पर ऊपर है आपका इम्पोर्टेंट है ये कि ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में कितना हिस्सा था। तो देखिए 2022-23 में 8.79% था और 2023-24 में 8.64% था। उसके बाद 2024-25 में 9.05, यानी यहाँ पर एक चीज़ आप गेस कीजिए कि ये जितने भी ब्याज भुगतान का जो प्रतिशत है 10% के रेंज में है, यानी 10% से कम है। तो आपको एक चीज़ मालूम होगा कि कोई भी किसी भी राज्य का ब्याज भुगतान का प्रतिशत अगर 10% तक रहता है तो उसको बेहतर सूचकांक माना जाता है वित्तीय प्रबंधक का, ठीक है, बेहतर सूचकांक माना जाता है। तो बिहार का जो वित्तीय प्रबंधक है ब्याज भुगतान का वो सर्वोत्तम है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसमें हम देखिए कुल बकाया ऋण क्या है, कुल बकाया ऋण जीएसडीपी का 35.67% है, 35.67% है। कुल बकाया जीएसडीपी का 35.67% है। और राशि में देखें हम तो 3,48,370 करोड़ रुपये है। कुल बकाया राशि में आपका जीएसडीपी का 3,48,370 करोड़ रुपये है। वही अगर हम कुल बजट का बात करें तो 63.64%
ठीक है, ये व्यय का एक अनुमान रखा गया है जीएसडीपी का 2024-25 में, तो 63.64%। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा से डाटा को याद रखना है ताकि एग्जाम में कोई चूक ना हो। ओके, अब देखिए, अब ये जो डाटा है, ठीक है ना भाई, जो ब्याज भुगतान का रुपये हैं, अब जो पैसे सरकार लगाती है भाई, कहाँ कहाँ से उसको ये पैसे आते हैं और कहाँ कहाँ से फिर हम देखते हैं जाता है। दो तरह के, एक आते हैं पैसे कहाँ से सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए रुपये कहाँ से आते हैं, इस श्रेणी में सबसे ज़्यादा पैसा 2024-25 में प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज़्यादा पैसा 2024-25 में कहाँ से आता है, किस डिपार्टमेंट से आता है। तो आपका आता है केंद्रीय करों में राजस्व का अंश। केंद्रीय करों में राजस्व का अंश जो है, यानी राजस्व के क्षेत्र दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा 40.52% आता है। कितना आता है, 40.52%। उसके बाद राज्य सरकार के कर राजस्व, यानी राज्य सरकार के कर राजस्व 19.47% आता है। कितना आता है, 19.47%। ठीक है, राज्य सरकार के जो कर हैं वो राजस्व क्षेत्र से आते हैं। उसके बाद 18.70%, 18.70% केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से आता है, यानी 18.70 केंद्र सरकार से आता है। ठीक है, उसके बाद 18.53% लोक ऋण, यानी लोगों को जो ऋण दिया जाता है वहाँ से आता है 18.53%। उसके बाद है 2.63% राज्य का जो कर होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न राजस्व, वहाँ से आपको 2.63% आता है। और ऋणों की जो वसूली होती है वो 0.16 ऋणों की वसूली के क्षेत्र से आता है। तो प्रश्न पूछ देगा कि रुपये सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो केंद्र करों में राज्यों का अंश, और सबसे कम कहाँ से आता है, तो ऋणों की वसूली में। ठीक, तो इसे याद रखने वाला है। उसके बाद रुपये भाई कहाँ जाता है, किस डिपार्टमेंट में जाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद देखिए, तो इसमें 38.89% जो भाई प्रतिशत में रुपये हैं वो सामाजिक सेवाएं में जाते हैं। सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवा में रुपये कहाँ जाता है, तो सामाजिक सेवा में 38.89%। उसके बाद है 29.95% सामान्य सेवाएं जो होते हैं, जनरल मतलब सभी, ठीक है, तो उसमें 29.95% जाते हैं, खर्च होते हैं। ठीक है, उसके बाद 22.68% आर्थिक सेवाओं में जाते हैं, 22.68% आर्थिक सेवाओं में जाते हैं। उसके बाद 8.03% लोक ऋण की वापसी में जाता है। ठीक है, तो 8.03% लोक ऋण की वापसी में जाता है। उसके बाद 0.44% ऋण और पेशगिया में जाता है, 0.44 ऋण और पेशगिया में जाता है। उसके बाद 0.01% सहायता अनुदान और अंशदान में जाता है। तो सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाएं में रुपये जाता है और सबसे कम सहायता अनुदान और अंशदान में जाता है। ठीक, तो यहाँ से 2 पॉइंट बनेंगे, सबसे ज़्यादा वाला इम्पोर्टेंट है और सबसे लास्ट वाला सबसे कम और सबसे ज़्यादा, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बजट में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 8 प्राथमिकताएं हैं। ठीक है, तो बिहार बजट में इस बार कितनी प्राथमिकताएं दी गई हैं, बिहार बजट में इस बार कितनी प्राथमिकताएं दी गई हैं, तो आप बोलेंगे 8। वो 8 प्राथमिकताएं क्या क्या है, वो 8 प्राथमिकताएं कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा नियुक्ति एवं रोजगार। पहला प्राथमिकताएं क्या है, नियुक्ति एवं रोजगार है। दूसरा है महिला एवं सशक्तिकरण है। तीसरा है विभिन्न वर्गों का कल्याण। तीसरा क्या है, विभिन्न वर्गों का कल्याण। चौथा है स्वास्थ्य क्षेत्र। पांचवा है शिक्षा का क्षेत्र। पांचवा क्या है, शिक्षा का क्षेत्र। उसके बाद है कृषि एंड ग्रामीण विकास। छठा क्या है, कृषि एंड ग्रामीण विकास। सातवां है उद्योग एवं उद्यमी विकास। ठीक, उसके बाद है आपका 8वां है पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, इसमें से प्रश्न देगा कि इनमें से कौन सी 2024-25 का बिहार बजट का प्राथमिकताएं नहीं है, तो इसे आप याद रखेंगे तो यहाँ से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। नियुक्ति एंड रोजगार, महिला सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र,
कृषि एंड ग्रामीण विकास, उद्योग एवं उद्यमी विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास। ठीक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना है। इसके बाद देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, ठीक है ना। 2015 से 2020 के बीच मातृ मृत्यु दर में बिहार में 47 अंकों की गिरावट आई है। 2015 से 2020 के बीच मातृ मृत्यु दर में बिहार में 47 अंकों की गिरावट आई है, और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 25 अंक। तो देखिए राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले सब भी बिहार में ज़्यादा गिरावट आई है। ठीक, यानी अभी भी मतलब राष्ट्रीय लेवल से अच्छा खासा है इसका। उसके बाद है देखिए कि खेल विभाग का गठन कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग कर दिया गया है। तो इस बार प्रश्न पूछेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट इस बार कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग कर दिया गया है। तो ये है आपका खेल विभाग। ठीक है, खेल विभाग याद रखिएगा। जल शक्ति मंत्रालय GOI के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सबसे ज़्यादा 5 जिलों में बिहार के 4 जिले शामिल किए गए हैं। इस बार जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण के रैंकिंग में देश भर में 5 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें से बिहार के 4 जिले शामिल हैं। पहला समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, बांका। समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, बांका। समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, बांका याद रखिएगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश भर में जो 5 जिलों का सर्वेक्षण किया गया है उसमें बिहार के 4 जिले हैं, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका। ठीक, उसके बाद नीति आयोग की डाटा देख लीजिए। नीति आयोग की देखिए ये जितने भी डाटा हैं बिहार बजट में सबका वर्णन किया गया है। ठीक है, नीति आयोग बिहार का NMDPI देख लीजिए 2015-16 में 51.89% था। 2015-16 में नीति आयोग का ये 2015-16 में 51.89% था, और 2019 से 21 में 33.79% था। ठीक है, 2019 से 21 में 33.79% था। वही अगर हम बिहार में गरीबी दर में देखें तो 18.13% अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में गरीबी दर में देखें तो 18.13% की गिरावट दर्ज की गई है, और पूरे देश में 9.89% के अंकों की गिरावट हुई है। तो यहाँ पे बिहार का सिचुएशन ठीक है, ठीक है ना। तो बिहार में गरीबी दर की गिरावट पूछेगा तो 18.13%, और राष्ट्रीय लेवल पर यानी पूरे भारत का, पूरे देश का 9.89%। इस अवधि में राज्य के 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में 2019 से 21 का सेशन देखें नीति आयोग के अनुसार तो 2.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उसके बाद का डाटा है आपका कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 क्या है, तो ये देखिए देश विदेश के 600 निवेशकों की भागीदारी है। बिहार बिजनेस कनेक्ट में देश विदेश के 600 निवेशकों की भागीदारी है, यानी 600 लोगों ने इसमें निवेश किया है। इस दौरान आपको 50,530 करोड़ के निवेश समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कितना, यानी 600 लोगों का। ठीक है ना, 50,530 करोड़ का निवेश का समझौता हुआ है। और अब आगे का पॉइंट है यानी बिहार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिहार लघु उद्यमी योजना, ठीक है ना, 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित किया गया है। तो प्रश्न पूछेगा 2024-25 के मुताबिक बिहार में लघु उद्यमी योजना के तहत कितने लाख लोगों को आर्थिक रूप से गरीबी क्षेत्र में चिन्हित किया गया है। तो 94 लाख। ठीक है, 94 लाख। और स्वरोजगार हेतु इसमें अधिकतम 2 लाख का अनुदान होगा, प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख। जो उद्यमी योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अप्लाई करते हैं 10 लाख का लोन, उसी तरह ये भी अप्लाई होता है। ठीक ना। तो 2024-25 में देखें तो ये 250 करोड़ था, और 2025-26 में 1000 करोड़ की स्वीकृति मिली है। तो याद रखिएगा बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए 2024-25 में 250 करोड़ की स्वीकृति मिली है, और वही 2025-26 में 1000 करोड़ की स्वीकृति का अनुमान का बात किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। उसके बाद है आपका प्रश्न कि बिहार पर्यटन नीति। ठीक है, बिहार पर्यटन नीति, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं बीपीएससी में। तो देखिए 10 करोड़ तक के निवेश पर 30% की सब्सिडी मिलेगा।
बिहार पर्यटन नीति के तहत आप 10 करोड़ तक के निवेश करते हैं तो आपको 30% की सब्सिडी दिया जाएगा। ये बिहार बजट में सबकी बातें की गई है, वर्णन किया गया है। आप सम्राट चौधरी का भाषण भी सुन सकते हैं। ठीक, उसके बाद 50 करोड़ तक का निवेश करते हैं तो आपको 25% की सब्सिडी मिलेगा। ठीक, कितना? 50 करोड़, ट्रिलियन है यहाँ पर। ठीक है, 50 करोड़ प्रतिशत है, सॉरी प्रतिशत में है ये, तो आपको 25% की सब्सिडी मिलेगा। और SGST प्रतिपूर्ति के मद में 5 वर्षों तक का 80% तक का आपको छूट देने का निर्णय किया गया है। ठीक है, तो SGST के अनुसार आपको 5 वर्षों के लिए 80% छूट देने का निर्णय किया गया है इस बार 24-25 में। उसके बाद है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023। ठीक, उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 में है। उद्देश्य क्या है इसका? प्रश्न पूछेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 में इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है ई व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम में मॉडल स्टेट बनाना। ई व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम में मॉडल स्टेट बनाना। पहले 10,000 वाहनों के लिए हर 2, ऊपर कर देते हैं, मॉडल स्टेट बनाना है, यानी पहले 10,000 वाहनों के लिए हर 2 पहिया वाहन पर आपको 5,000 पर किलोवाट के लिए बनाया जाएगा। ठीक, और मैक्सिमम 10,000 के लिए। ठीक ना, किलोवाट आवर हो गया। ठीक, तो पहले आपको 10,000 वाहनों के लिए हर 4 पहिया यात्री वाहन पर 10,000 किलोवाट आवर पर किलोवाट आवर आपको दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद समान श्रेणी के लिए मैक्सिमम 1.25 लाख, SC/ST के लिए मैक्सिमम 1.50 लाख की क्रय सब्सिडी मिलेगा। तो पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, बिहार बजट के अनुसार। आगे देख लीजिए, आगे है वर्ष 2015-16 में नवीकरणीय स्रोत से जहाँ 13% बिजली का उत्पादन होता था, वहीं 2024-25 तक अब इसे 35% का लक्ष्य कर दिया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि 2024-25 में बिजली उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 35%। कितना? 35%। ठीक है, उसके बाद है कि सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए 2024-25 में कुल बजट का 61.56% राशि अनुमानित की गई है। तो यह भी प्रश्न पूछेगा कि सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए 2024-25 में कुल बजट का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो 61.56%। 61.56% सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए। उसके बाद है कि 7 निश्चय 2 के लिए कितना राशि का प्रावधान किया गया है? 7 निश्चय 2 के लिए 5,040 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 7 निश्चय 2 योजना जो है, जो बेरोजगारों को, इसमें जानते होंगे कि जो लोग इंटर के बाद बेरोजगार होते हैं उनको 1,000 रुपये का प्रतिमाह दिया जाता है 2 सालों तक। ठीक, शायद 2 या 3 साल ऐसे, आप कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद जीविका द्वारा अब तक कुल 10.7 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। तो जीविका द्वारा अब तक 10.7 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1,30,00,000 से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है। 1,30,00,000 से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ष 2024 से 25 में 1.03 लाख नए समूहों का गठन किया गया है। तो 2024-25 में 1.03 लाख नए समूहों का गठन किया गया है। और वर्ष 2024-25 में बैंकों द्वारा लगभग 10,000 करोड़ ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जीविकाओं के द्वारा, जीविका दीदी जो है, जीविका समूह जो है, तो उसके द्वारा 2024-25 में बैंकों द्वारा लगभग कितना ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10,000 करोड़। ठीक, वर्ष 2024-25 में जीविका दीदियों द्वारा लगभग 2,000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2024-25 में जीविका दीदियों द्वारा कितना नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाएंगे? तो 2,000। ठीक, उसके बाद है वर्ष 2024-25 में 50 जीविका दीदियों की रसोई घर खोलने का लक्ष्य रखा गया है जीविका दीदियों द्वारा। तो प्रश्न पूछेगा 2024-25 में जीविका दीदियों की रसोई घर 2024-25 में कितना खोला जाएगा? तो 50, याद रखिएगा। कितना? 50, इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद है आपका कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से
जीविका दीदिया जो है सोलर लैंप का निर्माण प्रशिक्षण प्राप्त कर सोलर शॉप चला रही है। तो प्रश्न पूछेगा कि सोलर शॉप बिहार में किनके द्वारा चलाया जा रहा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जीविका दीदियों द्वारा, ठीक, याद रखना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा गया जिला में स्थापित किया गया है कंपनी जे वायर्स, ठीक है। यहाँ से पूछेगा जो सोलर शॉप चलाया जा रहा है कौन सी कंपनी है, तो जे वायर्स, ठीक है, जे वायर्स द्वारा। कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। जीविका द्वारा बिहार के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में जीविका लाइब्रेरी का स्थापना किया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं कि जीविका द्वारा बिहार के कितने जिलों में लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, स्थापना की गई है, तो 100 प्रखंडों में। चाहे 100 प्रखंडों में जो जीविका लाइब्रेरी की स्थापना की गई है वो जीविका द्वारा किया गया है, तो कितने जिलों में, तो 32 जिलों में। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद है स्वैच्छिक परियोजना, मतलब इच्छा के अनुसार, ठीक। तो उसके बाद है पटना नगर निगम के, तो अगला है दोस्तों ये स्वैच्छिक परियोजना है, स्वैच्छिक परियोजना। इसमें मतलब पटना नगर में जो स्लम बस्तियां होगा, आपने अनिल कपूर का एक मूवी भी देखा होगा स्लम डॉग, ठीक। तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि पटना में जो स्लम बस्तियां हैं, स्लम क्षेत्र में जो महिलाएं रह रही हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक परियोजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछेगा कि ये स्वैच्छिक परियोजना किससे संबंधित है, तो स्लम, पटना नगर निगम महिलाएं जो रह रही है उसको उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है आपका कि 4th कृषि रोड मैप का शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को किया गया। तो चौथा कृषि रोड मैप का जो उद्घाटन किया गया हो राष्ट्रपति द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को किया गया। बजट कितना है इसका अनुमानित, तो 1,62,268.78 करोड़ रखा गया है। 1,68,268.78 करोड़ रखा गया है। तो पहले देख लीजिए 2008 से 12 तक पहला स्थान था इसका, उसके बाद 2012 से 17 में दूसरा, उसके बाद थर्ड पर देखिए 2017 से 23 का आपका चौथा हो गया है, ठीक। तो पान के लिए यहाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। पान के लिए विदुर कहाँ है, वैशाली में पड़ता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया, तो वैशाली के विदुर में, ठीक है। या प्रश्न पूछ देगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पान के लिए कहाँ बिहार में खोला गया है, तो वैशाली में या विदुरपुर भी दे सकता है। उसके बाद यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 102 करोड़ की लागत से 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे। यानी बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए 102 करोड़ की लागत से 100 सीड हब विकास किए जा रहे हैं। जैविक कॉरिडोर इसमें 13 जिलों में विकसित किया जा रहा है, ठीक। तो जैविक कॉरिडोर की जो स्थापना हुई है कितने जिलों में, तो 13 जिलों में। उसके बाद है कि सिंधवारनी जलाशय मुंगेर में है, ठीक है। सिंधवारनी जलाशय मुंगेर में पड़ता है और ये हवेली खड़गपुर प्रखंड में पड़ता है, हवेली खड़गपुर प्रखंड। उसके बाद है कुंडघाट जलाशय योजना बहुआर नदी पर है। कुंडघाट जलाशय योजना बहुआर नदी पर, ये सब बिहार बजट में है, इसलिए आपको नोट्स के जरिए बताया जा रहा है, ठीक है। ये सब बिहार बजट में वर्णन किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये बहुआर नदी पर है कुंडघाट जलाशय, और ये कहाँ पड़ता है, तो जमुई के सिकंदरा प्रखंड में, ठीक है। जमुई के सिकंदरा प्रखंड में कुंडघाट जलाशय योजना इस बार बना है। उसके बाद है तियारा पंप हाउस और दरहर पंप हाउस, ये कहाँ पड़ता है, तो ये कैमूर में पड़ता है, ठीक। तो तियारा पंप हाउस और दरहर पंप हाउस कैमूर में पड़ता है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आपका कि निष्क्रिय पंप नहर ये कहाँ है, करमनासा नदी पर है। निष्क्रिय पंप नहर कहाँ है, करमनासा नदी पर है, और कहाँ पड़ता है, बक्सर में पड़ता है, ठीक, बक्सर में पड़ता है। उसके बाद एक उत्तर कोयल नहर परियोजना कहाँ पड़ता है, उत्तर कोयल नहर परियोजना औरंगाबाद और गया में पड़ता है। उत्तर कोयल नहर परियोजना औरंगाबाद और गया में पड़ता है, ये सब बिहार बजट में वर्णन किया गया है। सिमरिया घाट कहाँ पड़ता है, तो बेगूसराय में पड़ता है। उसके बाद है शांतिधर योजना कौन सी नदी पर है,
तो देखिए शांतिधर योजना की बात करें तो ये बागमती नदी बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ता है। शांतिधर योजना जो है ये बागमती नदी और बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ता है। ये कहाँ है? समस्तीपुर जिला में। शांतिधर योजना समस्तीपुर जिला में, याद रखिएगा। बागमती बूढ़ी गंडक, ठीक है, ये क्या है? बेलवधार नदी, ठीक है, बेलवधार नदी है। मतलब बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो परियोजना ये पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, ठीक। तो बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो परियोजना 4 जिलों में चल रहा है। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, याद रखना है। उसके बाद आपका प्रश्न है, प्रश्न नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप का मतलब क्या है, किससे संबंधित है? तो विरासत वृक्षों का संरक्षण और संरक्षण, ठीक। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप विरासत वृक्षों का सर्वेक्षण और संरक्षण। उसके बाद है बिहार का तीसरा चिड़ियाघर। बिहार का तीसरा चिड़ियाघर क्या है? तो ये है रानीगंज जैविक उद्यान, ठीक है। तो बिहार का तीसरा चिड़ियाघर कहाँ खोला जा रहा है? तो अररिया जिले के रानीगंज जैविक उद्यान में आपका स्थापित किया जाएगा। तो इस तरह बिहार में 2 चिड़ियाघर, रानीगंज जैविक उद्यान, रानीगंज जैविक उद्यान अररिया को स्थापित कर दिया गया है, यानी मान्यता मिल गया है। उसके बाद बिहार शताब्दी कुष्ठ मूल्यांकन योजना। बिहार शताब्दी कुष्ठ मूल्यांकन योजना जो है ये देखिए 1500 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा इसके तहत, यानी जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है उनके लिए 1500 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिशन दक्ष। क्या है दोस्तों? मिशन दक्ष है, यानी एक कक्षा 3 से 8 तक के लिए 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है, विशेष कक्ष यानी स्पेशल क्लास दिया जाएगा। और वही कक्षा 9 से 10 के बच्चों को हेतु ये विशेष कक्ष, ठीक। यानी तो 3 से 8 और कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए ये विशेष कक्ष का आयोजन किया गया है। उसके बाद है कि वर्तमान जीविका दीदियों की रसोई संख्या कितनी हो गई है? तो 82। तो बिहार में वर्तमान जीविका दीदियों की रसोई घर की संख्या 82 हो गई है। वर्तमान बिहार में विद्युत उपलब्धता लगभग 9000 मेगावाट है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि बिहार में वर्तमान 2024-25 में कितने मेगावाट की उपलब्धता हो रही है? तो 9000 मेगावाट। उसके बाद है जिसमें देखिए 2486 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होते हैं और बाकी के आपके वर्तमान जो सोर्स हैं विद्युत से उससे प्राप्त किए जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद 2022-23 के अंत में कुल बकाया ऋण जीएसटीपी का 39.03% है, ठीक, याद रखिएगा। और राशि में बात करें तो ये 2,93,307 करोड़ है। कितने हैं? 2,93,307 करोड़ है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों हमारा बिहार बजट यहीं पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना राय दीजिएगा, ठीक है। फिर हम इसके बाद आपको केंद्रीय बजट लेकर आएंगे, ठीक, सेंट्रल लेवल का बजट। तो फिर आदाब, जय हिंद, बाद में मिलते हैं, यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें।